नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बात करेंगे कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की, जहां एक 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। इस घटना ने न केवल पश्चिम बंगाल को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही हम भारत में बढ़ते इन हैवानियत के मामलों के आंकड़ों, विशेषज्ञों की राय और इन अपराधों को रोकने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बड़ी खबर का बड़ा विश्लेषण। हमारे देश में अभी भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल लगातार सवालों के घेरे में है, ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ममता सरकार और उसका सिस्टम जब खुद इन अपराधियों को बचाने में लग जाता है और जब इन अपराधियों के साथ ममता सरकार के बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े मंत्रियों की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल तो उठता है और सवाल बनता भी है। 25 जून 2025 की रात कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 24 वर्षीय प्रथम वर्ष की लॉ स्टूडेंट के साथ कॉलेज कैंपस के गार्ड कार में सामूहिक रेप हुआ। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वो दोपहर करीब 12 बजे कॉलेज में अपना परीक्षा फॉर्म जमा करने आई थी। फॉर्म जमा करने के बाद वो यूनियन रूम के पास बैठी थी जब मुख्य आरोपी 31 वर्षीय मनोजीत मिश्रा, जो तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता सरकार की, ममता की पार्टी टीएमसी की यूथ विंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उसने उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस दौरान दो अन्य आरोपी 19 वर्षीय जैद अहमद और 20 वर्षीय प्रतिम मुखर्जी बाहर पहरा दे रहे थे। चौथा आरोपी कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड बताया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। जब उसने प्रस्ताव ठुकराया तो बदले की भावना से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। घटना के दौरान पीड़िता को पैनिक अटैक आया और उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। पीड़िता के शरीर पर काटने के निशान, नाखूनों से खरोंच और अन्य चोटें भी पाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को जबरदस्ती गार्ड रूम की ओर घसीटा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी दर्दनाक है और इस घटना को अंजाम देने वाले हैवान कितने ही ज्यादा असंवेदनशील और कितने बड़े खूंखार अपराधी हैं, जो इतनी बड़ी घटना को वो वहां पर अंजाम दे रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर 3 मुख्य आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैद अहमद और प्रतिम मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में चौथे आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए और फॉरेंसिक जांच शुरू की गई ताकि पता लगाया जा सके कि वीडियो कहीं और तो नहीं भेजा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोलकाता पुलिस को 3 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई। इस घटना ने ममता बनर्जी सरकार की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दल, खासकर बीजेपी और वामपंथी संगठन ममता सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी ने इस राज्य प्रायोजित अपराध करार देते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। अब आपसे हम कुछ और जानकारी शेयर करेंगे और सवाल उठाएंगे और बात करेंगे कुछ गंभीर मुद्दों पर। तो पुलिस की निष्क्रियता का इतिहास पहले आपको बताते हैं। कोलकाता में हाल के वर्षों में कई रेप की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें ममता सरकार ने शुरुआती तौर पर पीड़ितों के दावों को खारिज करने की कोशिश की है। 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंग रेप मामले को ममता ने सजाया हुआ मामला बताया था, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। अब आप समझ लीजिए। वहीं राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप है। इस मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के टीएमसी यूथ विंग से संबंध होने की बात सामने आई है।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और अमित मालवीय ने ममता सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने दावा किया कि मनोज जीत कई सालों से उनके संगठन से सक्रिय नहीं था। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब ममता सरकार के बड़े बड़े मंत्री उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, और बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि ममता सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने सारा आरोप उस महिला पर, उस लड़की पर लगा दिया, उस स्टूडेंट पर लगा दिया जो इस जघन्य अपराध का शिकार हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें उसी की गलती है, वो वहाँ क्यों गई थी, उसे 2 सहेलियों को लेकर के जाना चाहिए था। अगर वो वहाँ नहीं जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। इतना बड़ा बेहुदा बयान अगर ममता सरकार का कोई मंत्री दे रहा है तो इनकी सरकार की इस तरह के मामलों को लेकर के क्या गंभीरता है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ममता सरकार ने पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले के बाद अपराजिता विधेयक पारित किया था, जिसमें रेप के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के कारण यह कानून लागू नहीं हो सका। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। कोलकाता लॉ कॉलेज की इस घटना ने इस बात को और पुख्ता किया। विपक्ष के नेता यानी बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह गई है। ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी पर बने रहने का अब कोई अधिकार भी नहीं है। कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपको हम कई ऐसे मामले बताएंगे जिसमें ये सारी चीजें सामने आई हैं, पुलिस में खामियां हैं, जैसे कैंपस में सुरक्षा की कमी। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड का ही आरोपी होना यह दर्शाता है कि कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। दूसरा, प्रारंभिक जांच में देरी। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शुरुआती जांच में देरी और सबूतों को सुरक्षित करने में लापरवाही के आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच में समय लगने से महत्वपूर्ण सबूतों के नष्ट होने का खतरा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए 280 को नोटिस भेजा है और एक छात्रा को गिरफ्तार भी कर लिया। ये कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। पिछले मामलों की जो नाकामी है वो भी आपको बता देते हैं। तो 2024 के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में भी पुलिस पर सबूत मिटाने और देरी से कार्रवाई के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। कोलकाता की ये घटना भारत में बढ़ते यौन अपराधों का एक हिस्सा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े इस भयानक और भयावह सच्चाई को उजागर करते हैं। 2022 में भारत में 31,516 रेप के मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन 86 मामले। 96% से अधिक मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित रिश्तेदार या परिवार का सदस्य था। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध यानी रेप, छेड़छाड़, दहेज, हत्या, अपहरण आदि की संख्या 4 लाख से अधिक थी। रेप के मामलों में सजा की दर यानी कि कन्विक्शन रेट केवल 27 से 28% है, जो बेहद कम है। पिछले 24 वर्षों में केवल 5 रेपिस्टों को फांसी की सजा दी गई है, जिसमें 2020 में निर्भया केस के 4 दोषी शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानूनों के बावजूद न तो अपराधों में कमी आई है और न ही सजा की दर में सुधार आया है। इस मामले पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं और इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं, आपको पहले हम ये बताएंगे। तो पहले जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर रंजना कुमारी, जो महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना काफी नहीं है, पुलिस को संवेदनशील बनाने, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। कोलकाता जैसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी, प्रोफेसर अमित सेन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रेप के अधिकांश मामले परिचितों द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में जेंडर सेंसिटाइजेशन जरूरी है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को और प्रभावी करना होगा। तीसरी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्या बताया है आपको बता देते हैं। तो हमारी तीसरी विशेषज्ञ अंजू गुप्ता, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस की ट्रेनिंग में सुधार और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग जरूरी है, जैसे CCTV, फॉरेंसिक लैब और त्वरित जांच प्रणाली को मजबूत करने से सबूतों को सुरक्षित किया जा सकता है। अब इसकी रोकथाम के क्या उपाय बताए गए हैं, जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता
और सम्मान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। पुलिस में सुधार, पुलिस को संवेदनशील बनाने और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप के मामलों में 6 महीने के भीतर फैसला सुनिश्चित करने के लिए विशेष कोर्ट होना चाहिए। सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर CCTV, सुरक्षा गार्ड और आपातकालीन हेल्पलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। रेप के प्रति सामाजिक रवैयों को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है। इस घटना के बाद कोलकाता में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बीजेपी ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसमें मीनाक्षी लेखी, सतपाल सिंह, विप्लव देव और मनन मिश्रा शामिल हैं। ये समिति पीड़िता और उनके परिवार से मिलकर जांच करेगी। वहीं वामपंथी छात्र संगठन SFI और अन्य संगठनों ने कस्बा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। TMC ने इन प्रदर्शनों को राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ममता सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। ममता सरकार और कोलकाता पुलिस की नाकामियां इस मामले में साफ दिख रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सख्त कानून और जांच समितियां इस समस्या का समाधान कर पाएंगी? क्या हमारा समाज और प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाने को तैयार है? हम अपने दर्शकों से भी, आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है। तो अगर आप मेरा ये शो इम्पैक्ट भारत TV पर देख रहे हैं तो आप अब ईमेल कर सकते हैं, ईमेल में अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और अगर आप इम्पैक्ट भारत TV के YouTube चैनल पर मेरा ये शो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव दे सकते हैं और अपनी राय कुछ बता सकते हैं इस पूरे मामले पर। तो ये जो स्थितियां हैं हमारे देश में, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारे समाज के प्रति हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि क्योंकि ये सुधार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक सशक्त देश अगर इसे भारत को बनाना है, अगर इस भारत के उज्जवल भविष्य की हम बात करते हैं तो हमारे कॉलेज, हमारे मेडिकल संस्थान जैसी जगहों पर, जैसा कि अभी मैंने आपको घटनाएं बताई हैं कि RG कर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल इसी तरह का जघन्य अपराध हुआ था, अब लॉ कॉलेज में हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट्स अगर सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर वहाँ सिक्योरिटी लगानी पड़े, अगर वहाँ फोर्स लगाना पड़े, अगर वहाँ आर्मी भी लगानी पड़े तो हम लगा सकते हैं हमारे समाज के लिए। और अगर ये नौबत आ रही है तो ये भी एक हमारे समाज के प्रति बड़ा सवाल है कि हम मिल करके हमारे समाज को अच्छा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे हैवान जिनकी सोच समझ की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो इस तरह की जघन्य अपराध करने में सक्षम कैसे हो रहे हैं? हम इतना जागरूक क्यों नहीं है कि हमारे बीच में ही ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं और हमारी नज़र उन पर नहीं पड़ती है, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हमें भी थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक कॉलेज के अंदर किसी रूम में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो वहाँ आसपास और भी लोग होंगे, वो जागरूक क्यों नहीं थे, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो ये सब सवाल भी उठते हैं कि अगर हमारे बीच में इस तरह का कोई जघन्य अपराध होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा सा जागरूक रहें और इस पर तुरंत एक्शन लें। जो हमसे हो सकता है उस समय हम वो प्रयास करके इस तरह के अपराधों को, इस तरह के अपराधियों को सजा दिलाने का काम करें और जागरूक रहें, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि इस दुनिया में क्या करें उम्मीद किसी से, यहाँ हर गुनहगार किसी न किसी का खास निकलता है, लग जाता है सारा सिस्टम सच छिपाने में, यहाँ किसी के आंसुओं से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।